Hello everyone. So let's get started with our first topic, that is database management system introduction. Now when I say database management system, तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. So D for database, DB for database, M for management and S for system. So what actually it means? So see, this is a person. जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ. तो इस वीडियो को बनाने के लिए आई हैव सम डिवाइसेस, आई हैव इंटरनेट, आई हैव माय कंटेंट. तो ये क्या है कि मैं एक सिस्टम पे बैठ के काम कर रही हूँ. सो दिस इज अ यूजर कैन बी एनीवन, अ पर्सन, अ मशीन, सो एंड सो. आप कुछ काम कर रहे हैं, सो दैट इज माय एक्चुअल डेटा. And when we are seeing the data, when we are extracting some meaningful information from that data and we are saving that file in our system, so that is known as a database. जैसे आपके मोबाइल में अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो गैलरी में जाके स्टोर हो रहा है. तो ये क्या है कि आपने जो फोटो क्लिक किया वो फोटो मेरे लिए हो गया डेटा. दैट पिक्चर इज नोन एज डेटा. दैट कैन बी पिक्चर, दैट कैन बी वीडियो, दैट कैन बी ऑडियो एंड सो ऑन. ठीक है. तो एक डिवाइस आपको लगा. उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट गैलरी में जाके स्टोर हो सकता है. आप चाहे तो सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं, वेयर एवर यू वांट टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन. बट कहीं पे भी जब आप इसको स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर 2-3 डेज, आप फिर सोच रहे हो कि ठीक है, मैंने ये फोटो कब निकाला, चलो उसका डेट देखते हैं. तो आप डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो आपके सिस्टम में स्टोर हो रहा है. दैट इज नथिंग बट इट इज अ डेटाबेस. है ना. बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो समझिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, सो इफ यू से कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू हैंडल डेटाबेस, तो जो इंटरव्यूअर है उनको भी पता है डेफिनेशन क्या है. बट एक्चुअली दे आर लुकिंग फ्रॉम सम ऑफ द एग्जांपल्स हाउ यू आर रिलेटिंग दैट कॉन्सेप्ट विथ आवर डे टू डे ऑपरेशंस. है ना, कि आप रियल कैसे यूज कर रहे हैं डेटाबेस को, उससे क्वेश्चंस पूछ लेंगे. जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताती हूँ. तो उनके पास सबकी सीवी होती है ना. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कोडेड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम, सो एंड सो. तो आप जाते हैं, फिर भी वो आपके, आप देखोगे वहां लिस्ट ऑफ सीवीज है. तो वो क्या है, वो उस डे को, XYZ डेट को, उनके पास 100 सीवी है. तो वो 100 सीवी ये काउंट है. सो दैट इज माई डेटा. ठीक है. उस 100 सीवी में से वो सबका इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करा रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलेक्टिंग 20 स्टूडेंट्स. तो ये 20 है कि आज की डे में उन्होंने इतने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया. तो ये फिर हमारा इंफॉर्मेशन बन के आ रहा है. और उनके पास वो पूरा एक रिकॉर्ड बनता है वो 100 स्टूडेंट का. ठीक है. सो दैट कि अगर 20 में समझिए कितने स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर रहे हैं और उनको अगर एक टीम बनाना है, तो फिर वो 100 में से स्क्रूटनी करके 10 बच्चों को और सेलेक्ट कर लेंगे. तो इस तरीके से एक्चुअल डेटाबेस का यूज होता है. So now we are going to learn कि what is the definition for database is. It is a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, insertion, deletion of data from database and organizes the data in the form of table, view, schema, reports and etc. एक एक वर्ड को मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए. सबसे पहले डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. है ना. तो डेटा कैन बी इन एनी फॉर्मेट. डेटा आप बोल रहे हो कि मेरे पास किसी का सीवी आया, उस सीवी में से मैंने क्या किया, अगर मुझे एक म्यूजिक के किसी बच्चों का जो स्किल है, स्किल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग स्किल, मुझे उसको सेग्रीगेट करना है. तो सीवी कैन बी, देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स जो पर्सन्स के पास हो, 1 2 3 4. बट उसमें से मुझे अगर सिर्फ डांसेस वाले स्टूडेंट को लेना है, तो मैं सिर्फ डांस वाले सीवी को शॉर्टलिस्ट करूंगी. मतलब डेटा आपके पास बहुत सारे हैं. उस डेटा में से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिर्फ वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज एफिशिएंट रिट्रीवल. डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा में कुछ इंसर्ट करना, डेटा से कुछ डिलीट करना. जैसे अगर आज की डेट में मेरे पास 5 PDF है, तो मैं एक नया PDF बना रही हूँ, कल मुझे नया क्लास लेना है, तो मैं एक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. तो डेटा इंसर्ट करना भी डेटाबेस का पार्ट है. मुझे लग रहा है कि 2 वैल्यूज नहीं चाहिए, 2 PDF मुझे डिलीट करना है, तो मैंने -2 किया 4. इट मीन्स व्हाट, डेटा में ऐड करना, डिलीट करना, मैनिपुलेट करना, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डेटाबेस. ठीक है. और इस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपरली एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, व्यूज, स्कीमा एंड रिपोर्ट्स. टेबल्स का मतलब है जिसको आप इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. व्यूज स्कीमा की बात करें, सो दिस आर द लॉजिकल व्यू ऑफ अ टेबल. ये हम आगे कवर करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल व्यू. अभी आप एक टेबल को समझिए.
और रिपोर्ट्स का समझिए, रिपोर्ट्स का ये मीनिंग है, जैसे ये एक स्कूल में कोई क्लर्क है, ठीक है, उसको मैंने एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, उसका मैंने उनको पूरा मार्क का लिस्ट दे दिया। तो उसने मार्क का लिस्ट लिया, अपने सिस्टम में जाकर अपडेट किया कि इस स्टूडेंट को इस डिफरेंट 5 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे रिपोर्ट निकाल के दे रहा है कि 100 में से 50 स्टूडेंट्स पास हो गए और 50 स्टूडेंट फेल हो गए। तो ये मैं रिपोर्ट जनरेट कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, सो दैट इज अ रिपोर्ट जनरेशन. So that is the same example written over here. College database organizes the data about students, faculties, admin staff, etc., which helps in efficient retrieval, insertion, deletion of data from it, है ना. जैसे एक कॉलेज का डेटाबेस है, कॉलेज में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, स्टाफ भी होते हैं, प्यून भी होते हैं, कैंटीन वाले भी होते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं. तो हर एक का अपना एक इंफॉर्मेशन है. तो हर तरीके के डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने को आप बोलते हो डेटा बेस. तो इन शॉर्ट वी कैन से any organization often maintain a large amount of data which are generated as a result of day-to-day operation. So what is a database? It is an organized form of such data. It may consist of one or more related data which are called records. तो database में जो आपके information store होते हैं, that information are known as records. For example, what are the phone numbers and address of an employee? जैसे एक company है X, ठीक है, इस एक्स कंपनी में मैंने बोला 100 एम्प्लॉयज है, तो हर एक 100 एम्प्लॉयज का अपना एक यूनिक आईडी होगा, उसका फोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा. तो आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय का एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में कई सारे बुक्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी के. तो आपको क्या लगता है कि वो सब एक जगह रखते नहीं, उन्होंने एक कॉलम सेट किया है कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड कॉलम में सेकेंड ईयर का है ना, सो दैट व्हेन अ स्टूडेंट इज कमिंग तो वो क्विकली आपको वो बुक रिट्रीव करके दे. तो डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के तरीके को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और बेसिकली द सॉफ्टवेयर डेटा वी आर यूजिंग फॉर मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल, ओरेकल. अगर आज की बात करें तो आपका मोंगो डीबी हो गया, बिग डेटा हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया. तो ये सारे आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम ये एप्लीकेशंस को रन करते हैं. तो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप किस टास्क को परफॉर्म करेंगे, डेटा को डिफाइन करना, डेटा को अपडेट करना, रिट्रीव करना और डेटा को एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा को प्रॉपरली चेक करना कि whether you are able to access that data properly, yes or no. So these are some of the tasks which we use by the help of database management system. तो बेसिकली ये एक डायग्राम होता है, जैसे कई सारे यूजर हैं, ये ए यूजर है, बी यूजर है, सी यूजर है. तो हर यूजर का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट है, वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है. तो इंटरेक्ट वो करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से, दैट इज ऑन द गूगल. मैं गूगल पे जाके सर्च कर रही हूँ DBMS ERD. सो दिस इज द कीवर्ड. तो ये यहाँ से एक स्टूडेंट है जिसने उस कीवर्ड को रिसर्च किया, तो इसको आप बोलते हो दिस इज कीवर्ड विच इज ऑल्सो नोन एज क्वेरी. फिर वो क्वेरी जो भी गूगल का सर्वर है वहां पे जाके वो डेटाबेस एक्चुअली फेच करके इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा, है ना. इसी तरीके से आप सर्चिंग करते हो. सो दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्वेरीज. तो ये हमने पढ़ लिया डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के बारे में. अब ये समझ लेते हैं कि व्हाई वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक छोटा सा आपको करंट एग्जांपल मैं देती हूँ. आज की तारीख में जो भी 60 प्लस हैं या 50 प्लस हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे आपने देखा होगा इस तरीके के रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स में हम कुछ भी एंट्री मेंटेन करते हैं. बट आजकल बोलते हैं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन अ रजिस्टर, यू आर गोइंग टू ऑपरेट और एड ऑल द डेटा ऑन द सिस्टम. क्यों हम सिस्टम पे आ गए, ऑलरेडी वी आर यूजिंग फाइल. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल को यूज नहीं करते, बट दोनों तरीके से आना चाहिए. जैसे बैंक है, बैंक में पहले हम रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, आज हम वो रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं और सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी रखते हैं. क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक ऑफ फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम. सबसे पहले ड्रॉबैक को अगर हम समझ लिए, डेटा रिडंडेंसी है और इनकंसिस्टेंसी है. क्या मीनिंग है इसका? रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, है ना. जैसे एक कस्टमर है, वो बैंक में हर महीने में विजिट कर रहा है, तो हर मंथ वाइज उसकी एंट्री हो जाएगी. अब अगर वो 10 साल पुराना रिकॉर्ड देखना चाह रहा है तो ऑब्वियसली कितने रजिस्टर्स बनेंगे बैंक में. तो हो उसी एम्प्लॉय का या उसी आदमी का जो डेटा है वो कई सारी जगह पे, कई सारे रजिस्टर पे स्टोर किया है, तो डेटा डुप्लीकेट हो गया. तो डेटा को मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाएगा. डेटा कैन बी इनकंसिस्टेंट, कि आप एक आदमी के बार बार डिटेल्स को
ऐड कर रहे हैं सिस्टम में। सो these आर सम ऑफ द इश्यूज दैट वी फेस इन फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दूसरा, अनएंटिसिपेटेड क्वेरीज, जैसे मंथ एंड है तो कई सारे आगे आपके बैंक के जो भी पर्सन्स हैं अपना अकाउंट क्लोज कराने, कुछ डेबिट करने, कुछ अमाउंट क्रेडिट कराने, तो एक बार में इतनी सारी क्वेरीज आपके पास आ जाएंगे कि यू कैन नॉट हैंडल इट प्रॉपरली, है ना, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। आप ह्यूमन बीइंग से अगर आप 24/7 काम लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट in case of human, if instead of human if we are using a system, तो सिस्टम से आप 24/7 काम ले सकते हैं। कितने सारी क्वेरीज को आप एक बार में फेच करेंगे। जैसे अगर मैं किसी बैंक की मैनेजर हूँ, मैंने पूछा आज की डेट में टोटल कितने अमाउंट क्रेडिट हुए, तो आप क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे से आप एक डिटेल्स निकालेंगे कि आज के दिन में कितने लोगों ने बैंक में पैसा सबमिट किया। तो ये इमीडिएट एक क्वेरी एग्जीक्यूट करना, विद इन 5 मिनट्स यू कैन इजिली शो मी द रिजल्ट। बट अगर आज की डेट में अगर मैं रजिस्टर पे मेंटेन कर रही हूँ, तो रजिस्टर में कितने पन्ने पलटने पड़ेंगे, तो यू कैन नॉट हैंडल अ लॉट्स ऑफ क्वेरीज। डेटा का आइसोलेशन अगेन अपने आप में प्रॉब्लम है। कौन सा मतलब मैं सारे बैंक को ही लेके आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा वहां पे एफडी भी चल रहा है, मेरा वहां पे रिकरिंग अमाउंट भी है, 3-4 एफडी चल रहे हैं, लॉकर भी ले रखा है, कई सारी चीजें मैंने ले रखा है, तो मेरे मल्टीपल जगह पे एंट्री हो रहे हैं। तो मल्टीपल रजिस्टर्स पे अगर मैं फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री करूँ, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। तो डेटा को आइसोलेशन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में। एंड एट द सेम टाइम कंकरेंट एक्सेस अनोमलीज, जैसा मैंने बोला कि अगर डेटा बहुत बड़ा है तो एक साथ कई सारे इंफॉर्मेशन आप बोलेंगे, अच्छा मैंने 15 साल में कितने ट्रांजेक्शन किए, अच्छा ठीक है मैंने लॉकर कितनी बार ऑपरेट किया, मैंने ये कितनी बार किया, मैंने वो कितनी बार किया, तो आप इतने क्वेरीज एक बार में पूछ रहे हो, तो अगर आप सिस्टम के सामने बैठे हैं तो आपका आंसर इमीडिएटली मिलेगा। बट अगर मुझे ये फाइल लेकर आना है, वो फाइल लेकर आना है, तो काफी सारे क्वेरीज को जवाब देने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल में मेंटेन किया, फाइल किसी ने चोरी कर लिया, फाइल रखा है, फाइल में कीड़े लग गए, फाइल पे पानी गिर गया, तो there are lots of security issues when you are maintaining a file based management system, and similarly there are lots of integrity problem, जैसे कई सारे रजिस्टर को मिलाकर एक एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, तो हो सकता है एक दो स्किप हो गया इंफॉर्मेशन, तो यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट। So these were some of the problems which we were facing when we were using file based management system. So right now we have complete shifted from file based management system to database system, and that is the actual use of database management system. तो अभी आपको डिसएडवांटेज बताया फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस की बात करें, तो वो सारे इसके बेनिफिट हो जाएंगे। जैसे देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आप उसको इजिली स्टोर कर सकते हो, क्योंकि पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन आपके रिड्यूस हो गए। और आपको पता है कि पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है, तो वो भी इन्वायरमेंट का एक इशू आ जाता है ना, तो इसको हमने स्लो डाउन कर दिया। डेटा को डिफाइन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा मोर सिक्योर है, डेटा मोर इंटीग्रेटेड है, डेटा को रिकवर करना, डेटा में कंकरेंसी मेंटेन करना, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ऑप्टिमल हो गया। क्यों? क्योंकि आप इजिली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक साथ कई सारे कस्टमर के क्वेरीज को आप हैंडल कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस में इंटरेक्ट करना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो आने वाले एक एक करके हम वीडियो में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेटा डिफिनेशन की बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे एसक्यूएल सीखेंगे, मैनिपुलेशन की बात करें तो डीएमएल सीखेंगे, डेटा को रिकवरी कंकरेंसी, ये पूरा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इस तरीके से एक एक चैप्टर है आपका, तो ये हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब व्हाट इज डेटाबेस? तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट आर्किटेक्चर। So architecture means the structure of data, how we are going to store the information in the database. So basically, nowadays we are using the 3-tier client server architecture. So basically, there is one client, there is one middle tier, which is known as application server, and there is third one data storage tier, जिसको database server बोलते हैं। तो हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं? हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं कि आप अगर कोई क्वेरी दे रहे हैं ना, इफ यू आर पुटिंग सम एनी क्वेरी, तो वो क्लाइंट है जो डेटा को कैप्चर कर रहा है, डेटा को वैलिडेट कर रहा है। एप्लीकेशन सर्वर की अगर हम बात करें,
तो आप जिसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक मिडिल टायर है जो यूजर से रिक्वेस्ट ले रहा है, उसको फिर सिस्टम से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इन रिटर्न वो फिर रिस्पॉन्स यूजर को दे रहा है। सो बेसिकली वी हैव ओनली टू थिंग्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो एक इंटरफेस होता है जो इंटरेक्ट करेगा आपसे, मतलब एक ह्यूमन बींग्स और एक सिस्टम से। सो दैट इज द थ्री क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दैट करंटली वी आर नाउ यूजिंग। इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है डेटा इंडिपेंडेंस का, जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो डेटा इंडिपेंडेंस, इससे आप क्या समझते हो? इससे एक सिंपल सी बात ही समझ में आती है। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स द स्टोरेज मीन्स अ चेंज ऑफ डेटा एट वन लेवल सो शुड नॉट अफेक्ट अनदर लेवल। कि अगर मैंने कहीं पे चेंजेस किया तो वो चेंजेस दूसरे लेवल पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब लेवल का क्या मीनिंग है, इस तरीके से, दिस इज फिजिकल लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लेवल, this is your conceptual level which is also known as logical level, and this is your view level which is also known as external level। तो डेटा का सेग्रीगेशन इस तीन लेवल पे हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेवल की अगर हम बात करें, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क और टेप। आप एक्चुअल में जो डेटा को स्टोर करते हैं वो फिजिकल लेवल पे स्टोर होता है। तो आप कीवर्ड क्या याद रखेंगे, हाउ, हाउ द डेटा हैज बीन स्टोर्ड। कॉन्सेप्चुअल लेवल का मीनिंग है कि डेटा आपके पास कई तरीके से स्टोर किया, बट किस काइंड का डेटा है। डेटा इमेज के फॉर्म में है, डेटा वर्ड के फॉर्मेट में है, डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, डेटा ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और उसके लिए आप किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा, बेसिकली किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं। और एक्सटर्नल लेवल का मीनिंग है दैट इज अ व्यू ऑफ डेटा। अब कोई XYZ पर्सन है जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड का है ना, आप ऐसे समझो, कोई XYZ पर्सन है जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड का है, वो अमेजोन से जाके कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो मुझे क्या पड़ी है कि अमेजोन का जो वेबसाइट है वो कौन से लैंग्वेज में बना है, उसमें फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मेरा एक सिंगल मोटिव क्या होना चाहिए, आज के डेट में अगर मुझे कोई मोबाइल परचेस करना है तो मैं जाके गूगल पे टाइप करूंगी amazon.com, उसकी साइट खुल जानी चाहिए। मैं वहां पे अपना मोबाइल डालूंगी कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो मैं वो क्वेरी डालूंगी, मतलब जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हैं दैट इज एक्चुअली नोन एज क्वेरी। वो क्वेरी डालूंगी, फिर मुझे वहां पे सारी लिस्टिंग आ जाएगी, जो मुझे मोबाइल मॉडल पसंद आ रहा है, फिर मैं उस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। फिर अगर मुझे सही लगेगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। ऑर्डर जैसे ही प्लेस होगा वहां से मैं अपने बैंक के डिटेल्स डाल रही हूँ, मैं मेरा पैसा डिडक्ट हो रहा है, फिर वो डिलीवरी ऐसे आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपने एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया। तो कंप्लीटली ये जो प्रोसेस है उसको हम डेटाबेस के टर्म में बोलते हैं ट्रांजेक्शन। एक XYZ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। और उसमें यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लैंग्वेज है, उसको बस क्या है कि कैसा वो amazon.com दिख रहा है। सो दैट इज द व्यू लेवल, कि एक्चुअली वो सिस्टम कैसा दिख रहा है। तो उसका जो लुक एंड फील है वो अच्छा होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। कोई कोई वेबसाइट जैसे इतना कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे क्या ऑर्डर प्लेस करना है। तो इट शुड बी ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ कि हाउ द व्यू ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज। जितना अच्छा बनाएंगे, जितना सिंपल बनाएंगे, उतना ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली होगा। बट कहीं ना कहीं उसमें डेटा स्टोर भी हुआ है, तभी तो वो आपको मोबाइल का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से वो कनेक्ट हो रहा है, आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है। तो मतलब क्या कि डेटा एक्चुअली आपका सिस्टम में स्टोर है। मतलब आप एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हो अमेजोन पे, जहां पे जाके आप अपने लॉगिन से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में डेटा स्टोर है उस सिस्टम पे, तभी आप ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, है ना। फिर आपको वहां पे प्रॉपरली दिखाता है कि किस डेट को डिलीवरी होती है। जब प्रोडक्ट आती है तो आपको वो मैसेज भी दिखता है कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड। सो दिस इज एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटाबेस। तो आप समझो कि आप एक छोटी चीज भी अगर ऑर्डर करते हैं स्विगी से भी, अगर आप जाके कुछ खाने का भी सामान अगर मंगा रहे हैं, तो उसके पीछे का इतना नाटक है ना। क्योंकि स्विगी वाले को भी एट द एंड ऑफ द डे बताना पड़ता है कि कितने कस्टमर का कॉल आया, कितना उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किया, या कितना उन्होंने पार्सल दिया। सो दिस ऑल आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू डेटाबेस। तो ये तीन लेवल्स की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, अगर हम बात करेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में है कि यू आर चेंजिंग सम ऑफ द डेटा विच आर स्टोर्ड है। यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है जिसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो ये चेंजेस यहाँ पे और यहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना।
सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस की अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो इस दोनों में कोई चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं इसका मतलब है फिजिकली वो डेटा इंडिपेंडेंस है ना, और एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। जैसे आप अगर कुछ अपने अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपके किसी दूसरे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए ना, है ना। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपके अमाउंट से डेबिट हुआ, तो जिसको दे रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या कि आपने पैसा अपने फ्रेंड को दिया और किसी और के पास चला गया? नहीं, ऐसा होता है मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो फिजिकल लेवल का ये मीनिंग हो गया फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिमिलरली लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का ये मीनिंग है कि यू आर मेकिंग सम ऑफ द चेंजेस एट सेकंड लेवल, दैट इज द लॉजिकल लेवल। आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं इसका मतलब योर you are maintaining logical data independence. So this is three levels: physical, conceptual, external, and इस दोनों के बीच में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, इस दोनों के बीच में हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। और ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इफ यू आर चेंजिंग अ डेटा एट वन लेवल तो इट शुड नॉट अफेक्ट अनदर लेवल, है ना। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का ये मीनिंग है एनी चेंज एट द फिजिकल लोकेशन ऑफ टेबल एंड इंडेक्सिंग शुड नॉट अफेक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल व्यू। सेम चीजें हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो माई एसक्यूएल को ओरेकल से, तो ये एक्चुअली आप डेटाबेस के कंटेक्स्ट में समझिए कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया जिसमें पहले आपने माई एसक्यूएल यूज किया, ठीक है। अब माई एसक्यूएल के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते, तो मैंने शिफ्ट कर दिया डेटाबेस को माई एसक्यूएल से ओरेकल से। तो हमने शिफ्ट किया है, इससे जो सामने वाला यूजर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसको तो जैसा सिस्टम आज दिख रहा था वैसा ही सिस्टम बाद में भी दिखेगा। तो दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मीनिंग है? This means a change in the conceptual schema should not affect external schema. That is, adding or deleting attributes of a table should not affect the user's view, and the changes in the conceptual are reflected by the user's view. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आज की डेट में आपने बोला कि मैंने कोई स्टॉक मार्केट में कोई बिड खरीदा, तो वो बिड आज तक इस तरीके से आ रहा था 1002 ऐसे आ रहा था, मतलब उसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं था। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं डेटा टाइप के टर्म से बता दूं तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सिंपल आप समझिए, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब क्या हुआ, मार्केट में चेंजेस हुआ, इस वैल्यू को वो इस तरीके से दे रहा है, तो डेसिमल आ गया। डेसिमल आ गया तो पहली बार आपको मे भी लॉस लग सकता है इससे। तो जब जो भी कंपनी XYZ कंपनी है जहां से आप ये परचेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या करेगा, इसी न्यूमेरिक को वो कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में। तो आप एक छोटी सी चीज समझिए कि कहीं ना कहीं उसने एक डेटाबेस बनाया होगा जिसमें इस तरीके से टेबल्स बने होंगे, टेबल्स में कई सारे रिकॉर्ड्स स्टोर हुए होंगे। पहले ये वाला न्यूमेरिक था, अब न्यूमेरिक को चेंज करके हम डेसिमल कर रहे हैं। तो इससे क्या एंड यूजर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बट एक्चुअली आपने क्या किया, डेटाबेस में कुछ अपडेशन किया। तो दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल कि आप जाके कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बट अगेन वो चेंजेस सामने वाले को कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए। So this is a complete information about the labels and what is data independence. ये 3 आर्किटेक्चर हमने पढ़ा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें अभी तक जो भी आपने डेटाबेस पढ़ा, फंक्शनैलिटी ऑफ डीबीएमएस क्या हो जाएगा? सो दिस आर द सम ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ डीबीएमएस, लाइक क्वेरी को प्रोसेस करना, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करना। ऑब्जेक्ट मीन्स इट कैन बी व्यूज, इट कैन बी टेबल्स, इट कैन बी स्कीमा, इट कैन बी इंडेक्सेस, इट कैन बी ट्रिगर्स एंड सो ऑन। फिर कंट्रोल करना, अगर डुप्लीकेट डेटा है या इनकंसिस्टेंट डेटा उसको कंट्रोल करना। एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग होना चाहिए, मतलब सर्चिंग बहुत फास्ट होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आप अमेजोन पे कोई अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो बहुत सर्चिंग करने की जरूरत पड़ती है ना। सर्चिंग आप कितना भी करो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो हाउ दे आर मेंटेनिंग दैट प्रॉपर सर्वर, सो ये एक समझने वाली बात है। फिर कई सारे ट्रांजेक्शन एक बार में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो एक दूसरे का किसी पे इफेक्ट होता नहीं। अगर आप मोबाइल खरीदेंगे तो उसका अलग ऑर्डर प्लेस हो रहा है, अगर आप ग्रोसरी का सामान खरीदेंगे उसके लिए आप अलग तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक दूसरे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, जितनी मर्जी आप उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल करना, मेरा लॉगिन है तो मैं ही लॉगिन कर पाऊंगी ना, अगर कोई दूसरा आके लॉगिन कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो सिक्योरिटी इश्यू हो गए।
तो ऐसा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेटा आपस में आइसोलेटेड होना चाहिए। और सिक्योरिटी कंसर्न्स मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस फंक्शनैलिटी ऑफ डेटाबेस इन द कमिंग वीडियो सीरीज। ओके, तो ये एक टॉपिक कवर हुआ जिसमें हमने ये समझा कि व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ द थिंग्स लाइक डेटा इंडिपेंडेंस। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं ये टॉपिक ये और हमने यहाँ से ये कवर किया है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिफरेंट मॉडल। तो ये हमने एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लिया है ना। अब एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रहा है फिजिकल लेवल पे, किसके थ्रू स्टोर हो रहा है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स। So stay tuned for the next video. Thank you so much.